चलो, डीटी अमेंडमेंट्स खत्म करने के बाद हम चलते हैं विद जीएसटी अमेंडमेंट्स। अच्छा हाँ, टीसीएस के अमेंडमेंट्स अलग से रिकॉर्ड क्यों नहीं करी, मैंने आपको नया ही पढ़ाया था पूरा, ठीक है। तो अगर किसी वीडियो वाले बच्चे को टीसीएस की अमेंडमेंट क्लास चाहिए, इस नंबर पे फोन कर देना, आपको मिल जाएगी बेटा, ठीक है। हाँ, वरना आपको मैंने टीसीएस का नया लेक्चर दे रखा है, वही रिकॉर्ड हमने क्लास में भी नया पढ़ा था टीसीएस का, ठीक है। और टीसीएस इस बार पक्का आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना। इस बार जो क्वेश्चन आने वाले हैं मेरे अकॉर्डिंग 99% मैं आपको बताता हूं एक बार। टीसीएस तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, और टीसीएस में कौन सा वाला, जब मैं फॉरेन में पैसे ट्रांसफर करता हूं या फिर मैं एक टूर का पैकेज खरीदता हूं, ये दोनों में से पक्का इस बार आएगा ये। हाँ हाँ जी, 206 सी ब्रैकेट में 1G, ये पक्का है इस बार टीसीएस वाला, ध्यान रखना भाई। ये नहीं पता लेक्चर दोबारा देख लेना, नहीं तो डाउट में ले लेना। इसके अलावा टीडीएस में सुनो, टीडीएस में इंपॉर्टेंट सेक्शन बार के लिए 194M, फिर N, फिर P, फिर Q, फिर R। इसमें से एक R है बेटा, MNPQR। ओ नहीं है आपके सिलेबस में, चला गया फाइनल में। M याद है, अगर आपका 194C नहीं हो रहा, H नहीं लग रहा, पर्सनल काम कर रहे हो 50 लाख से ऊपर, तो M था। N कैश विड्रॉल, P पेंशन वाला कि सीनियर सिटीजन हो, 75 की एज है, एक ही बैंक में मेंशन आती है तो बैंक डिटेल्स काटेगा, बैंक पे कर देगा। Q 50 लाख के ऊपर शॉपिंग करी आपने, और R परक्विजिट्स 20,000 के ऊपर वाला। ये इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। इसमें से आपको कुछ ना कुछ तो पक्का मिल रहा है मे 24 में, 100%, ठीक। टीसीएस है ही कितना, चैप्टर ही 40 मिनट्स का है, पूरा कर लेना, पर इसमें चांस 1G के अंदर आने के इस बार। और 1G में ध्यान रखना, 1 अक्टूबर से पहले भेजा है या उस दिन बाद भेजा है, वहां घुमा देगा आपको 1 अक्टूबर में, ध्यान रखना बात ये, ठीक है। जिसको नहीं पता वीडियो ले सकते, कोई नंबर फोन करते हैं। चलो आप चलते हैं जीएसटी के। अच्छा हाँ, वो याद है ना, डिडक्शंस 80G वाले में कांग्रेस को बाहर कर दिया है। कांग्रेस के फंड्स नहीं है, कौन कौन से थे? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनके अब डिडक्शन 0 है। हाँ, एक छोड़ दिया, पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड, क्योंकि वो पीएम है। बात ध्यान रखना बेटा, ये ना हमने छोटी छोटी सी एक लाइन वाली और घुमा देती है एग्जाम में। इस बार का पेपर मेरे अकॉर्डिंग 60% पेपर अमेंडमेंट्स के ऊपर ही आने वाला है, इतने अच्छी अमेंडमेंट करी है। अदर सोर्स में याद है, प्रीमियम वाली अमेंडमेंट, प्रीमियम वाली 10% 5 लाख, वो इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद 115 बीएससी में नए स्लैब आ गए, वो 115 बीएससी सैलरी में डिडक्शन अलाउ कर रहा है 50,000 वाली स्टैंडर्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद और कैपिटल गेन के अंदर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भूल गया मैं भी, अमेंडमेंट क्या थी, अमेंडमेंट क्या थी, क्या किसकी हमारी 54 मैक्सिमम 10 लाख मिल सकता है, 10 करोड़ मिल सकता है, ठीक है। और हाँ, इसमें 10 करोड़ का पॉइंट इंपॉर्टेंट था। एसटीडी खर्चा नहीं मानते, ठीक था। और मैं भूल गया अमेंडमेंट्स, देख लेना, मैं रिकॉर्ड कर रखा है, देख लेना बेटा। मैं टॉपिक भूला हूं, टॉपिक बता दूंगा अमेंडमेंट क्या थी। चलो हाँ, चलो आ जाओ। हाँ याद आ गया, पीजीबीपी में 115 बीएससी लेते हो तो डेप मिलता है, अनअब्जॉर्ब डेप नहीं मिलता। पहले कभी लिया हो, अब हम उसको ऐड बैक करके डेप माइनस करते थे, याद करो, कराया था मैंने क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट था वो। खैर चलते हैं जीएसटी में, पूरे नोट दिखा रहा हूं, बता दूंगा अमेंडमेंट कहां पे है। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, नो अमेंडमेंट, वेरी गुड, मुबारक हो, बच गए। हाँ, जो हमने पढ़ा है वही है, ये अमेंडमेंट अब नहीं है, पहले थी, पर आपको पता ही अब तो कितने यूटी हैं, कितने स्टेट्स हैं। हाँ ठीक है, आ जाओ। चैप्टर नंबर 2 सप्लाई, अगेन गुड न्यूज, अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट आने गुड न्यूज होती है, चांस बन जाता है क्वेश्चन आने का। हाँ सुनो भाई, अमेंडमेंट में ना, उसके पहले बताता हूं पहले क्या था। गुड्स की डेफिनेशन याद है, गुड्स की डेफिनेशन, गुड्स इंक्लूड्स
every kind of movable property other than money and securities but includes actionable claims. Okay, wait. actionable claim goods में आते थे. उसमें क्या क्या आता था? बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, बेटिंग, गैम्बलिंग वगैरह आता था. यानी एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स तो थे, पर जब हमने नेगेटिव लिस्ट पढ़ा था शेड्यूल 3, उसका लास्ट पॉइंट देखो. शेड्यूल 3 का लास्ट पॉइंट. आजा 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 आजा. कितना बड़ा चैप्टर है ये. शेड्यूल 3 का लास्ट पॉइंट ये रहा. देखो शेड्यूल 3 का लास्ट पॉइंट वो कहता था एक्शनेबल क्लेम्स नेगेटिव लिस्ट के अंदर है. यानी बिल ऑफ एक्सचेंज पे नहीं लगेगा जीएसटी, प्रोमिसरी नोट पे नहीं लगेगा, पर 3 पे लगेगा. कौन कौन से? लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग. यानी कैसे पढ़ा था? गुड्स के अंदर आते हैं एक्शनेबल क्लेम्स, पर उन्हें डाल दिया नेगेटिव लिस्ट में, 3 को कर दिया था बाहर. कौन कौन से? लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग. इन पे लगता था जीएसटी. यहां पे हुई है अमेंडमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए. उन्होंने बोला सिर्फ लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग क्यों बाहर जाएंगे, हम और चीजें बाहर निकालेंगे. हम बाहर कहां से निकाल रहे हैं? नेगेटिव लिस्ट से. यानी उन पे जीएसटी आएगा. ओके, देखो भाई साहब, सबसे पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले यह बोल दिया कि अपना एक्शनेबल क्लेम 2 तरीके के होंगे. एक होंगे स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स. स्पेसिफाइड मतलब नेगेटिव लिस्ट से बाहर, जिसपे हमको चाहिए जीएसटी. और अदर देन स्पेसिफाइड बोल लो, अनस्पेसिफाइड, नॉन स्पेसिफाइड, वो नेगेटिव लिस्ट में रहेंगे. तो अगर मैं अभी तक बोलूं, अमेंडमेंट से पहले स्पेसिफाइड 3 ही थे, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग. अब इन्होंने क्या बोला? उन सबके भाई उनके सबके भाई लोग आ गए. देखो क्या क्या बोला. अब क्या क्या स्पेसिफाइड है? बेटिंग, कैसीनो. जैसे गोवा पूरा फंस गया. यहां पे गोवा में होता है ना कैसीनो, बहुत ज्यादा कैसीनो. गैम्बलिंग पहले पे थी हॉर्स रेस, घोड़े की रेस कराओगे. हमें पता है बेटिंग था, अलग से बता दिया. लॉटरी, ऑनलाइन मनी गेमिंग. अब कैसे भी बेटिंग करो ऑनलाइन, चाहे तुम बोल दो ये तो गेम ऑफ स्किल है. ड्रीम 11 एक आता है, रमी आता है खेलना के लिए, रमी आता है. एक 3 पत्ती होता है ऑनलाइन. अब तुम गेम ऑफ चांस बोलो, गेम ऑफ स्किल बोलो. गेम ऑफ चांस क्या होती है? इंडिया हारेगा, इंडिया जीतेगा, चांस. गेम ऑफ स्किल क्या होती है? ड्रीम 11, हम टीम बनाएंगे, स्किल है. इन्होंने बोला भाई साहब हमें नहीं मतलब, स्किल है, चांस है. हम तो क्या बोल देंगे उसको? ऑनलाइन मनी गेमिंग. और ये 3 जो दिख रहे हैं रेड से, कैसीनो, हॉर्स रेस, ऑनलाइन, ये ऐड हो गए. अब ये 6 चीजें स्पेसिफाइड हैं, मतलब कि नेगेटिव लिस्ट से बाहर. यानी इन पे जीएसटी आएगा. और प्यारी बात, कितने रेट से आएगा? 28% से आएगा. लिख लो, कितने से आएगा? 28 से आएगा. कितने से आएगा? 28% से आएगा. ये मेरी बुक नहीं है बेटा, ये आपका आईसीआई का ही है. वेबसाइट पे जाओगे, इंटरनेट पे जाओगे, बीएस स्टडी पोर्टल पे. बताता हूं, छोड़ो इतना, मैं क्या समझा रहा हूं तुमको. रुक 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 रुक. आईसीएआई स्टूडेंट्स नॉलेज पोर्टल, क्लिक हियर टू विजिट. हो जा विजिट. ध्यान से, अमेंडमेंट्स या डेवलपमेंट्स, टैब ओपन किया, इंटरमीडिएट पे गया और निकाल लें यहां से जीएसटी. लॉ में हुई अमेंडमेंट्स. ओह नाइस. बस बताओ यार, हमारा एक टॉपिक 2 पेज का होता है. ठीक है, खैर क्लियर हो गया. सुनो भाई साहब, कितना रेट लगेगा इस पे? कितना रेट लगेगा? 28. कितना लगेगा? 28. क्वेश्चन है भाई साहब का, सर किस पे 28? ग्रॉस पे, नेट पे, किस पे? क्या लिखा है? वैल्यूएशन वुड बी अंडर द वैल्यूएशन रूल्स. रूल्स आते हैं फाइनल में, क्योंकि इस पे वैल्यूएशन करने के लिए आपके 3 लेक्चर लगते हैं बेटा. इतना बड़ा वैल्यूएशन है इसका. बहुत पॉइंट से डिपॉजिट इतना किया, निकाला इतना, उन्होंने इतना कमीशन काट लिया, पहले हारा अब जीता, पूरे रूल्स हैं. इंटर पे नहीं है, बच गए तुम लोग. तुम इतना याद रखना है, अब ये चीजें नेगेटिव लिस्ट से बाहर हैं. और कितना रेट लगेगा? 28%. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 कुसु, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कुछ क्यों नहीं ना, गलती करके आएगा तू. मुझे बताओ, मैंने ऑनलाइन बेटिंग करी, मैंने कैसीनो में बेटिंग करी, करी नहीं बता, करी. गुड्स है कि सर्विस है?
मैं ऑनलाइन गेम खेल रहा हूं, वो पोर्टल मुझे गुड्स दे रहा है, सर्विस दे रहा है? गुड्स बोला है इन्होंने इसको, तभी कह रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या माना है इसको? गुड्स। लिख लो इसे, क्या माना है? गुड्स। एक्शनेबल क्लेम्स आज गुड्स, दे आर नॉट सर्विस, दे आर गुड्स। ये लिख लेना बात। बताऊंगा क्यों ऐसी बात बोल रहा हूं आपके साथ में, अभी बताता हूं। इन्हें क्या बोला? दे आर गुड्स, नॉट सर्विस, दे आर गुड्स। अच्छा, गुड्स इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम्स, दे आर गुड्स, याद रखना, दे आर गुड्स। अब सुनो, बताओ खतरनाक पॉइंट, ये अभी तो थोड़ी देर में आता हूं उसके ऊपर, अभी यहां चलते हैं। हाँ, मैं ऑनलाइन गेम खेल रहा था इंडिया में, मैंने कहा जीएसटी लगाओगे? कोई बात नहीं, मैं बिटकॉइन में खेलूंगा, बिटकॉइन जमा करूंगा, बिटकॉइन निकालूंगा। और अगर इनकम टैक्स में अदर सोर्सेज याद हो, हमने गिफ्ट के अंदर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को ऐड किया था, यानी बिटकॉइन एडेड था, सेम यहां बोल दिया इन्होंने। बोला जो तुमने वहां बोला ना वीडीएस, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, वो यहां पे आएंगे। इट मींस गेमिंग इंक्लूडिंग वीडीएस। और वीडीए वही है जो हमने कहां बता रखा है? इनकम टैक्स एक्ट में। देखो, वीडीए हैव द सेम मीनिंग इन सेक्शन 247 मतलब इनकम टैक्स एक्ट, याद रखना। जीएसटी में इनकम टैक्स से लिंक कर रखा है, बोला है ऑनलाइन बेटिंग रुपीज में करो, डॉलर में करो, करेंसी में करो, बिटकॉइन में करो, हम तो टैक्स लगाएंगे। और सर्विस नहीं माने, क्या मानेंगे? गुड्स। किस रेट से लगाएंगे? 28%। पॉइंट क्लियर? पर इतना से नहीं रुक गए लोग, इन्होंने बोला यार गेम तो बहुत लोग कराते हैं। जैसे बात करते हैं हम लोग, मान लो एक साइट है bet365.com, बेटिंग की साइट है, उस पर सारी बेटिंग कर सकते हो आप, क्रिकेट की, फुटबॉल की, हॉर्स रेस की, सब कर सकते हो। अब क्वेश्चन क्या उठा था सर, वहां पे एक बंदा रेस कर रहा है, उसने बोल अलाउ किया होगा bet365 को कि हमारे पोर्टल बेटिंग कर सकते हो आप लोग, वरना ऐसे कैसे कर देंगे? एक पोर्टल है जो मुझे सर्विस दे रहा है, यहां पे कौन कवर्ड है? 365 वाला कवर्ड है, हॉर्स रेस करवाने वाला कवर्ड है, कौन है? आंसर है दोनों, आंसर है दोनों कवर्ड है यहां पे। तो इन्होंने सप्लायर की डेफिनेशन को चेंज किया। इन्होंने क्या बोला? सप्लायर है वो ऐसा कोई इंसान जो या तो ऑर्गेनाइज करा रहा है या अरेंज करा रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्या? स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। स्पेसिफाइड में कौन कौन से आते हैं? लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग पहले भी थे, हॉर्स रेस, कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग, चाहे वो ऑर्गेनाइज कराए या अरेंज कराए, इंक्लूडिंग अ पर्सन जिसका वो प्लेटफॉर्म है, जिसकी वो वेबसाइट है। सारे इंसान सप्लायर में आ गए, सप्लायर की डेफिनेशन को चेंज कर दिया। ये एमसीक्यू पूछ सकता है आपसे, बोलेगा एक इंसान है वो सिर्फ प्लेटफॉर्म बना के रेंट करता है कि हमारी साइट पे कर लो, वो भी सप्लायर है। ये एमसीक्यू आ सकता है, केस स्टडी बन के आ सकता है, ध्यान रखना। हर वो इंसान सप्लायर है जो ऑर्गेनाइज कराए, अरेंज कराए, डायरेक्टली कराए, इनडायरेक्टली कराए, इंक्लूडिंग जिसका प्लेटफॉर्म है। खत्म अमेंडमेंट। समझ आ गई? वीडियो वाली, सॉरी एक्शन में अमेंडमेंट आ सकती है। ये क्यों बंद करके बैठा हुआ है? क्या क्या? अकाउंट्स? भाई चल लगने इंपॉर्टेंट तेरे को ये। थ्री इडियट्स, वो क्या नाम था, वायरस, अकाउंट्स टैक्स, अकाउंट्स टैक्स। खैर अगला सुनो भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने दिन देखा था, हितेश और लक्ष्य मूवी देखने गए थे, हाथ में हाथ, कॉर्नर सीट, पर सिर्फ मूवी देखेंगे नहीं, क्या करेंगे हॉल में? पॉपकॉर्न खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। मेरा आपसे मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, मूवी की टिकट बुक कराते हो, मूवी की टिकट बुक कराते हो, वो होती है मूवी सर्विस। वहां जो ठूसते हो वो क्या होता है? वो ठूसना मूवी सर्विस है कि रेस्टोरेंट केटरिंग सर्विस है? रेस्टोरेंट सर्विस। इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि हाँ, हॉल में जब पॉपकॉर्न खरीदते हो, नाचोस खरीदते हो, बर्गर खरीदते हो, पिज्जा खरीदते हो, कोल्ड ड्रिंक खरीदते हो, उसे क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेज। क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेज। सर नहीं बता तो क्या हो जाता? हो जाता फूड एंड बेवरेज कॉम्पोजिशन ले सकता है ना? अच्छा अब सुनो सर,
फूड एंड बेवरेज किसका होना चाहिए? पीवीआर का अपना, किसी का भी? किसी का भी। हॉल वालों ने अपना कर दिया या किसी को रेंट पे दे दिया, ये बताना चाहते हैं। अगर हॉल में जाके खाना वाना खरीदते हो उस पे रेट लगेगा जो फूड एंड बेवरेज का रेट होता है, यानी टिकट पे टिकट का मूवी वाला जीएसटी और खाने पीने पे खाने पीने वाला जीएसटी। ये पॉइंट समझ आया? पक्का? कैसे फर्क पड़ता है, खाना कौन सा दिख रहा है, पीवीआर कोई और, कोई भी हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर टिकट बुक करते ही पॉपकॉर्न साथ में मिला, बंडल होके मिला, अब क्या माने, ये कॉम्पोजिट है कि मिक्स्ड है? ये कॉम्पोजिट है कि मिक्स्ड है? कॉम्पोजिट नेचुरली बंडल्ड ऑर्डिनरी कोर्स, या मिक्स्ड है? सर ये दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, दोनों पॉसिबल है, पर एग्जाम के लिए मानना है कॉम्पोजिट। क्या मानना है? कॉम्पोजिट, यानी मूवी के साथ ही आपको पॉपकॉर्न भी मिल रहे हैं। अलग अलग होता, मूवी पे मूवी वाला जीएसटी, सिनेमा वाला खाने पे खाने वाला रेट। कॉम्पोजिट हम क्या लगाते हैं? प्रिंसिपल सप्लाई। पॉपकॉर्न खाने तो मॉल गए, फिर मूवी देखने गए, या मूवी देखते हुए पॉपकॉर्न खाए? हाँ, प्रिंसिपल क्या हो गया? मूवी। तो पूरे पे कौन सा लग जाएगा जीएसटी? मूवी वाला। देखो इन शॉर्ट पहले क्या बोला, हम कौन सा रेट लगाएंगे? खाने वाला। इससे फर्क नहीं पड़ता ऑपरेटर चलाए या किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दे। पर अगर कॉम्पोजिट मान के दिया, यानी कि टिकट के साथ ही फूड बेवरेज, तो एंटायर पे कौन सा जीएसटी लग जाएगा? जो किसका है? एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा वाला, बीइंग अ प्रिंसिपल सप्लाई। इस पे क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में पक्का, इस पे आएगा पक्का क्वेश्चन एग्जाम में मूवी के ऊपर। पॉइंट समझ आया? पक्का आगे समझ? श्योर? ओके, जरा गुड्स की डेफिनेशन दोबारा बताना। डेफिनेशन क्या है गुड्स की? एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप एक्शनेबल क्लेम्स। ओके, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, मैंने बताया था 100 रुपए के छुट्टे कराए, नो सप्लाई। कमीशन खाया तो सप्लाई। शेयर खरीदा, डिबेंचर खरीदा, नो सप्लाई। शेयर खरीदा, ब्रोकरेज दे दी, सप्लाई। याद है इतना? अब भाई कुशाल अकाउंट्स पढ़ रहा था मेरी क्लास में, मुझे बुरा लग गया, मैंने कहा मैं अकाउंट्स पढ़ाऊंगा तुमको। हाँ मैं अकाउंट्स पढ़ाऊंगा। कुछ मुझे बताएगा होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी में क्या फर्क होता है? दिख गया? हाँ, होल्डिंग क्या होता है, सब्सिडरी क्या होता है? हाँ चल मैं पूछता हूं, मैं हितेश लिमिटेड एक कंपनी है, लक्ष्य लिमिटेड एक कंपनी है। हितेश ने लक्ष्य को ले लिया, मतलब पूरे शेयर ले लिए, होल्डिंग कौन हुआ? हितेश हुआ। देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, सुनो सुनो सुनो, और कितना घटिया अमेंडमेंट है ये, मतलब किसी लोगों ने यहां पे पंगे करे हैं, और पंगे के जीएसटी ऑफिसर ने करे हैं। बताता हूं क्यों। हितेश लिमिटेड हैज 100% शेयर्स ऑफ लक्ष्य लिमिटेड, यानी होल्डिंग कौन हो गया? हितेश। सब्सिडरी कौन हो गया? लक्ष्य। कोई दिक्कत नहीं है, हितेश पापा लक्ष्य बेटा, होल्डिंग सब्सिडरी। मेरा पॉइंट सुनो 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 सुनो, पॉइंट क्या था? अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट है, ठीक है, शेयर खरीदते हो वो सप्लाई नहीं है, गुड्स नहीं है। अमेंडमेंट सुनो तो लो, कहोगे ये अमेंडमेंट है, तुमने सोची भी नहीं होगा, मैंने भी सोची नहीं थी। होल्डिंग कंपनी के पास किसके शेयर है? सब्सिडरी के। तो क्वेश्चन उठा, ये तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे सब्सिडरी को, उसके शेयर अपने पास रख के बैठे हुए हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस लगा दो जीएसटी। हंसी आ रही हो तो क्या हो रहा है ये? होल्डिंग कंपनी अगर सब्सिडरी अपनी बैलेंस शीट में रखती है तो सर्विस दे रही है सब्सिडरी कंपनी को, ये इस पे जीएसटी लगा दो। लगना चाहिए क्या? नहीं लगना चाहिए। देखो, टैक्सेबिलिटी ऑफ शेयर्स हेल्ड इन अ सब्सिडी बाय अ होल्डिंग कंपनी, ये क्वेश्चन आया भी कैसे? तो किसी पक्का जीएसटी ऑफिसर ने बोला होगा सर्विस है जीएसटी पे कर दो, खुद से कौन पे करने जाएगा? इश्यू आया, क्या होल्डिंग कंपनी अगर सब्सिडी के शेयर अपने पास रखती है, क्या सप्लाई ऑफ सर्विस है, जीएसटी आएगा? आंसर है नहीं आएगा। क्या क्वेश्चन बनाया बताओ, आएगा नहीं आएगा? कोई ऐसा क्वेश्चन में नहीं है इसको, क्या होगा यहाँ पे? कुछ समझ आ गया ना? बेकार क्वेश्चन, नहीं पूछ सकता एग्जाम में। इसकी तो केस स्टडी भी नहीं बनानी चाहिए। केस स्टडी के लिए हमारे पास क्वेश्चन है, एक्शनेबल क्लेम के हैं या रेस्टोरेंट पीवीआर के हैं, ये नहीं आएगा। क्लियर? पक्का? समझ आ गया? बस इतना याद रखना, activity of holding of shares of a subsidiary company by the holding company cannot be treated as supply of service। खत्म। ठीक है जी, मुबारक हो, सप्लाई की अमेंडमेंट हो चुकी हैं आपकी।
क्या क्या था? एक्शनेबल क्लेम्स, पीवीआर वाला। एक्शनेबल क्लेम गुड्स की सर्विस है, गुड्स, कितना रेट? 28%। ओके, चलो चलो आगे चलते हैं। एक्शनेबल क्लेम के अमेंडमेंट दोबारा बताऊंगा मैं आपको टाइम ऑफ सप्लाई में आके भी, पर उसके लिए रिवाइज करना पड़ेगा ना टीओएस, तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा क्या अमेंडमेंट है। हाँ, आगे चलते हैं। चार्ज ऑफ जीएसटी, इसमें आपके टोटल 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन थे। 9 का 3 बहुत सारी सर्विस लेके आता था, 9 का 4 बिल्डर भाई साहब को लाता था, 9 का 5 ईसीओ को लाता था, है ना। 9(3) पे चलते हैं। 9(3) के अंदर पहली अमेंडमेंट हुई कि एक डायरेक्टर है, अपनी कंपनी को डायरेक्टर की सर्विसेज दे रहा है। यहां 2 केस बनते थे। अगर डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है तो नोट जीएसटी, क्योंकि वो सैलरी में चला जाता है नेगेटिव लिस्ट के अंदर। अगर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो रिवर्स चार्ज कंपनी पे लग जाता था, वही जीएसटी गवर्नमेंट को देती थी। इतना पॉइंट था। अमेंडमेंट सुनो क्या हुई। यहां बोला अगर डायरेक्टर, सैलरी वाला नहीं बोल रहा, भूल जाओ उसको, अदर देन होल टाइम डायरेक्टर, अपनी कंपनी को कोई ऐसी सर्विस देता है जो वो डायरेक्टर ना होता तो भी दे सकता था। अगर डायरेक्टर अपनी कंपनी को कोई ऐसी सर्विस देता है जो अगर वो डायरेक्टर ना होता तो भी दे सकता था, इसको हम लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। इन हिज पर्सनल, एज ए डायरेक्टर कैपेसिटी नहीं है, इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। जैसे समझो मैं हूं डायरेक्टर बीसीसी लिमिटेड का, फॉर एग्जांपल, हूं नहीं मैं मैं किसका डायरेक्टर हूं? बीसीसी लिमिटेड का। मैंने मीटिंग फीस, सॉरी सिटिंग फीस मैंने इनसे ली क्योंकि मैं इनकी मीटिंग अटेंड कर रहा था। सिटिंग फीस मीटिंग अटेंड करने के लिए क्या मेरा डायरेक्टर होना जरूरी है? हाँ, डायरेक्टर हूं तभी अटेंड करूंगा बोर्ड मीटिंग। यानी यहां पे रिवर्स चार्ज लग रहा है रिवर्स चार्ज यहां पे। तो अब क्या हुआ, इनको एक ऑफिस खोलना था कहीं और, मैंने अपनी बिल्डिंग किराए पे दे दी कंपनी को। क्या अपनी बिल्डिंग कंपनी को किराए पे देने के लिए मेरा डायरेक्टर होना जरूरी है? नहीं, नहीं जरूरी है ना। तो ये जो मैंने सर्विस कंपनी को दी, इस पे रिवर्स चार्ज नहीं आएगा, इस पे मैं ही फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट को जीएसटी पे करूंगा। याद रखना बात, क्योंकि कौन सी होगी? मेरी पर्सनल कैपेसिटी। मैंने एग्जांपल बिल्डिंग का क्यों लिया? क्योंकि इन्होंने भी बिल्डिंग का एग्जांपल लिया है और वही एग्जाम में देंगे आपको। देखो कहां गया, अब एग्जांपल था, ये रहा। एज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, डायरेक्टर ने कंपनी को बिल्डिंग रेंट पे दी, डायरेक्टर ना हो तो भी दे सकता था। इस पे कौन टैक्स पेगर गवर्नमेंट को? डायरेक्टर, फॉरवर्ड चार्ज। ये मत कहना लगेगा नहीं, टैक्स तो लगेगा, मतलब सिटिंग फीस है तो कौन पे करेगा? कंपनी। रिवर्स चार्ज, रेंटिंग ऑफ आईपी, रेंटिंग ऑफ आईपी, फॉरवर्ड चार्ज, डायरेक्टर। यहां केस स्टडी आएगी, 2 चीज आएंगी, एक आएगा आपका डायरेक्टर फीस यानी प्रोफेशनल फीस, एक आएगा आपका रेंटिंग ऑफ आईपी। बताओ क्या ट्रीटमेंट होगा? रेंटिंग ऑफ आईपी पे डायरेक्टर पे करेगा फॉरवर्ड चार्ज में, और वहां पे कंपनी पे करेगी रिवर्स चार्ज। 9(3) भाई ये रहा, ये लो। अब यहां पे एडिट कर लो इसको, देखो एक काम करना, घर जाके ना जहां पढ़ा था हमने कॉम्पोजिट सप्लाई, यहां एग्जांपल डाल देना पीवीआर वाला विद पॉपकॉर्न्स। उसके बाद 9(3) में चलते हैं। 9(3) में हमने कंपनी डायरेक्टर कहां है? कंपनी डायरेक्टर ये रहा, पॉइंट नंबर 6 यहां पे लिख देना, यही लिख दो। अगर डायरेक्टर ऐसी कोई सर्विस दे जो उसकी पर्सनल कैपेसिटी में है, जैसे कि रेंटिंग ऑफ आईपी, उस पर क्या है? फॉरवर्ड चार्ज। क्लियर है इतना? अब मैं आपसे पूछता हूं, सुनो, मैं हूं बीसीसी लिमिटेड का डायरेक्टर, बीसीसी वाले मेरी टीचिंग सर्विस लेते हैं, आगे बेचते हैं, रिवर्स चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज। प्रोफेशनल सर्विस दे रहा हूं अपनी कंपनी को,
क्लासेस का काम तो प्रोफेशनल है, या मैं इनको दे रहा हूं अपनी सीए कंसल्टेंसी दे रहा हूं। रिवर्स चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज, फॉरवर्ड होगा, डायरेक्टर ना हो तो भी दे सकता था। अभी क्लैरिफिकेशन नहीं है इसके ऊपर, पर आएगा तब भी आएगा, इस पे आएगा, फॉरवर्ड चार्ज में आएगा। इसके पता फायदा हो गया बहुत तगड़ा मुझे। 4874, एक मिनट, इसका फायदा ये हो गया, आप समझो, अभी तक अगर मैं अपनी कंपनी का डायरेक्टर था, मैं लैपटॉप खरीद रहा था, मैं सामान खरीद रहा था, मैं पिछली पार्टी को जीएसटी पे कर रहा था, पर जब मैं अपनी कंपनी को सर्विस दे रहा था, रिवर्स चार्ज में कंपनी आगे टैक्स पे कर रही थी, मेरे आउटवर्ड सप्लाई पे जीएसटी था ही नहीं, मुझे आईटीसी नहीं मिल रहा था, कैस्केडिंग हो रही थी। अब मैं पे करूंगा, आई कैन अवेल द आईटीसी। ये बहुत फायदा हो गया। पॉइंट समझ आ गया आपको? फिर चलो आगे चलते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई साहब, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस अमेंडमेंट है। और ये अमेंडमेंट कहां का लग रही है? यहां एग्जामिनेशन में भी लग रही है अमेंडमेंट वाली। तो देखो, सर्विस सप्लाइड बाय गवर्नमेंट, कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। कौन कर रहा है? यहां एक गलती है, याद है गलती क्या है? पहले बताता हूं पॉइंट क्या था। ये पॉइंट था, गवर्नमेंट कोई भी सर्विस अगर बिजनेस एंटिटी को देती है, पहला थॉट था रिवर्स चार्ज। 4 सर्विस को छोड़ के, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, रुक जाओ, ये कट गया था, अब ये कुछ नहीं है। अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कोई भी सर्विस दे, उस पर फॉरवर्ड चार्ज था। एग्जाम्पशन को छोड़ रहा हूं मैं, वो था ना एग्जाम्पशन 10 ग्राम से कम का नहीं लगाया, छोड़ दो। अब सिंपल क्या बोला? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कोई भी सर्विस दे, क्या लगेगा? हमेशा फॉरवर्ड चार्ज, चाहे वो हमें दे, नॉन बिजनेस को, या बिजनेस को दे। बाकी दोनों सेम थे पहले भी, वेसल एयरपोर्ट की सर्विस या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, यहां कोई दिक्कत नहीं थी। यानी कि देखो, इसका कैसे सोचना है आपको, ये गवर्नमेंट कोई भी सर्विस दे रही है बिजनेस एंटिटी को, पहला थॉट कौन सा चार्ज है? रिवर्स चार्ज। 4 को छोड़ के, कौन कौन से? रेंटिंग ऑफ आईपी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सर्विस, या वेसल और एयरपोर्ट की सर्विस, चाहे अंदर हो कि बाहर हो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पोस्ट के साथ ही लिख दिया, एंड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। यानी इंडियन रेलवे अगर कोई सर्विस देती है बिजनेस एंटिटी को, वो भी कौन सा है? फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स से बाहर कर दिया उसको। ये एग्जाम में आएगा इस बार। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज बिजनेस एंटिटी को कोई भी सर्विस दे, वो किस में आएगा? फॉरवर्ड चार्ज में, जब तक एग्जाम्प्ट नहीं है। और ट्रेन की एग्जाम्पशन 2 ही है, स्लीपर क्लास, नॉन एसी क्लास की सीट बुक कराना, एग्जाम्पशन याद करो। बाकी ट्रेन का फर्स्ट एसी टैक्सेबल था, एसी टैक्सेबल था, और गुड्स तो पूरा ही टैक्सेबल था, ट्रांसपोर्टेशन। यानी अगर मैं नॉन एसी को छोड़ दूं, उसके अलावा इंडियन रेलवेज किसी को भी सर्विस दे, नॉन बिजनेस को, बिजनेस को, हमेशा कौन सा चार्ज है? फॉरवर्ड चार्ज। अब यहां पे आप बताओ, रेलवे वाले क्या क्या सर्विस दे सकते हैं? टिकटिंग तो मैंने बता दिया, इसके अलावा बताओ, टिकट के अलावा रेलवे और क्या सर्विस देता है? केटरिंग सर्विस, वेरी गुड, वो तो बता दिया मैंने, वो तो बता दिया मैंने। और बताओ, कभी स्टेशन गए हो? स्टेशन गए हो? कौन कौन जिंदगी में कभी ना कभी गया रेलवे स्टेशन? वहां लखेरा आता है, चाय, गर्मा गर्म चाय, वो ऐसे घूम सकता है कि वो रेंट देता होगा प्लेटफॉर्म वालों को, रेंट देता होगा, रेंटिंग सर्विस। वहां पे बोर्ड लगा होता है, बच्चे दो ही अच्छे, ये और बाकी एड लगे होते हैं, घड़ी वगैरह के एड्स, वो एडवर्टाइजमेंट सर्विस कौन किसको दे रहा है? रेलवेज दे रही है एनटीटी को, है ना। फिर वहां पे लॉकर फैसिलिटी होती है, वहां रूम्स मिल सकते हैं आपको। ये कोई भी सर्विस अगर इंडियन रेलवेज किसी को भी दे, एंटिटी को या नॉन बिजनेस को, हमेशा फॉरवर्ड चार्ज। याद रखना, क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। ठीक है भाई, समझ आ गया? बोल ही नहीं रहे हो। यानी जब जब एग्जाम्पशन है तो छोड़ दो, एग्जाम्पशन ना हो तो फॉरवर्ड चार्ज। चलें आगे। इसी का पॉइंट था ये, गवर्नमेंट कोई भी सर्विस किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, सॉरी, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड पर्सन को रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस अगर दे, यहां बीई नहीं था, यहां रजिस्टर्ड पर्सन था, आरपी था, तो क्या लगता था? रिवर्स चार्ज।
मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। देखो एक मिनट, वही कर रहा हूं, बता रहा हूं। यहां पे वर्ड कौन सा है? एक्सक्लूडिंग। यहां पे वर्ड क्या है? एंड, मतलब कि इंक्लूडिंग। देखो फर्क क्या है इसका मतलब। यहां पे हमने इसको ऐड किया क्योंकि एक्सेप्शन चल रही थी। एक्सेप्शन में ऐड करना मतलब फॉरवर्ड में भेजना। तो यहां पे मैं एंड नहीं करूंगा, क्या करूंगा? एक्सक्लूड करूंगा यहां से, एक्सक्लूडिंग। आप भी मेरे काट के लिखना, आपको ध्यान जाएगा, वरना रिवाइज करते भूल जाओ कहां पे एंड है कहां एक्सक्लूडिंग है। इसलिए एंड को कट करके लिखना एक्सक्लूडिंग, ताकि याद रहे। मैं आपको यानी इंडियन रेलवेज अगर रेंटिंग ऑफ आईपी करती हैं किसी को भी, कौन सा चार्ज? फॉरवर्ड चार्ज। इन शॉर्ट इन्होंने क्या बोला, पोस्ट ऑफिस हो या रेलवे हो, कोई भी सर्विस दे दे भाई, अगर एग्जम्पशन नहीं है हमेशा क्या आएगा? फॉरवर्ड चार्ज, खत्म। और यहां क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में रेलवेज के ऊपर, याद रखना बात है। पक्का क्लियर है? फिर कह रहा हूं 60% पेपर अमेंडमेंट्स का आएगा इस बार, बहुत अच्छी अमेंडमेंट्स हुई हैं। क्या क्या बता दिया आज? एक्शनेबल क्लेम्स स्पेसिफाइड वाले 28% गुड्स, पीवीआर में खाना पीना रेस्टोरेंट मिला दिया तो कॉम्पोजिट सिनेमा, उसके बाद डायरेक्टर पर्सनल कैपेसिटी फॉरवर्ड चार्ज, बाकी पे रिवर्सल है उसका। अच्छा, गवर्नमेंट की कोई सर्विस में क्या ऐड हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, हमेशा क्या है इस पे? फॉरवर्ड चार्ज। एग्जामिशन है तो छोड़ दो, उसके अलावा फॉरवर्ड चार्ज। आगे चलते हैं, 9(3) खत्म हो गया। 9 फॉर बिल्डर सीमेंट वाला सेम, 9(5) में चलते हैं। 9 का 5 थोड़ा आपको याद दिलाता हूं, आखिरी अमेंडमेंट आज की। क्या हुआ? और भी बेटा, और भी है। 9(5) ईसीओ, थोड़ा बहुत याद दिलाता हूं मैं आपको पहले। अच्छा देखो भाई, एक तो था आप ईसीओ के थ्रू, ओला उबर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे, किसका? पैसेंजर का। ठीक है, इसमें 2 केस होते थे। नहीं, इसमें एक ही केस था। इसमें सिंपल था, जो वो सप्लायर है यानी ओला उबर, इज ही लायबल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, या फिर वो ओला उबर का ड्राइवर, इज ही नॉट लायबल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। 2 केस बनते थे, पर दोनों ही केस में आंसर सिंपल था हमारा, ऑलवेज ईसीओ पे करता था टैक्स। यानी इससे फर्क ही नहीं पड़ता था वो ड्राइवर अपने दम पे रजिस्टर्ड है या नहीं है, हमेशा कौन पे करता था? ईसीओ। इसके बाद अगला सेक्टर आया था हमारे, पुराने बात कर रहा हूं। एक तो था इसमें, अरे हाँ, एक तो इसमें आपका था वे हाँ, एक तो आपका था अर्बन कंपनी, दूसरा कौन सा था इसमें? ओयो रूम्स। यानी कि रूम बुक करा रहे हो या फिर आप घर पे बुला रहे हो उसको, सर्विस प्रोवाइडर्स को। यहां पे 2 केस बनते थे सेम। अगर सप्लायर लायबल था फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी वो होटल या फिर वो जो घर पे काम करने आ रहा है वो रजिस्टर्ड होने के लायबल है, तो वही पे करता था टैक्स। देन सप्लायर पेज जीएसटी। और अगर वो नहीं है, नॉट लायबल, कौन लायबल नहीं है? वो इंसान या वो होटल, तो कौन पे करता था? ईसीओ। ये डिफरेंस है दोनों में। मैं चार्ट रफ में बना रहा हूं, आपको पता चार्ट होगा ये, समझ आ रहा है पॉइंट ये? आगे चलते हैं। इसमें पहले अमेंडमेंट क्या हुई थी? एक अमेंडमेंट ये हुई थी, इसमें ऐड किया था स्विगी और जोमैटो को। यहां बोला था स्विगी और जोमैटो से अगर आप खाना मंगवाते हो, होता क्या है, कोई एक रेस्टोरेंट है, उसने अपने आप को स्विगी पे रजिस्टर कर रखा है, हम ऑर्डर करते हैं स्विगी पे, पेमेंट करते हैं स्विगी पे, खाना आता है हमको कहां से? रेस्टोरेंट से। लाके कौन देता है? स्विगी वाले। तो यहां बोला गया था वैसे तो ईसीओ पे करेगा टैक्स, ईसीओ टैक्स पे कर रहा था, पर अगर वो रेस्टोरेंट ऐसे होटल में है जिसका किसी भी रूम का रेंट 7,500 या ज्यादा है, तो ऐसे केस में वो रेस्टोरेंट ही पे कर रहा था जीएसटी। फिर सुन लो, स्विगी जोमैटो से मंगवाया खाना मैंने, स्विगी जोमैटो किसी होटल में नहीं है, सॉरी वो रेस्टोरेंट किसी होटल में नहीं है, अलग से है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्टेक्ट से करेगा स्विगी। पर वो रेस्टोरेंट ऐसे होटल में खुला हुआ है जिस होटल का
कोई भी रूम का टैरिफ 7,500 या ज्यादा है तो अब ईसो पे नहीं कर रहा टैक्स, कौन पे कर रहा है? वो रेस्टोरेंट। ये पॉइंट अच्छे से याद है। इसमें अमेंडमेंट क्या सुन, अमेंडमेंट हुई है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। अमेंडमेंट सुन, आ जाओ नोट्स के ऊपर। पहले ट्रांसपोर्टेशन सिंपल था, हमेशा कौन पे कर रहा था? ईसीओ। अमेंडमेंट क्या हुई है, और यहां पे क्वेश्चन आएगा, फिर कह रहा हूं आएगा, क्योंकि या तो स्विगी जोमेटो आ जाएगा, वो भी नया है, या यहां पे आ जाएगा। स्विगी जोमेटो याद रखना, टैरिफ 7,500। हाँ आ जाओ, सुनो भाई क्या बोला। अमेंडमेंट कब हुई है? 20 अक्टूबर 2023। उन्होंने बोला आप ओला उबर से क्या बुक कर सकते हो बताओ? कार, बाइक, एसयूवी, ऑटो। इन्होंने बोला कुछ भी बुक करो, हमें दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है ओमनी बस में, हमें दिक्कत है ओमनी बस। सर क्या होता है ओमनी बस? गूगल कर लेना क्या होता है ओमनी बस। वैसे एग्जाम के लिए जिसमें 6 से ज्यादा लोग आ सकते हैं उसे कहते हैं ओमनी बस, या कोई बस। एसयूवी नहीं बोल रहा हूं। ओमनी बस क्या होती है गूगल कर लेना, आपके एग्जाम में ओमनी बस ही लिखा हुआ आएगा, ये ओमनी बस ही लिखेंगे एग्जाम में। सुनो भाई क्या होता है, सुनो सुनो सुनो, आप कैसे याद रखना है आपको। ओला उबर से आपने बुक करा ओमनी बस के अलावा कुछ और, तो सिंपल है, कॉन्टैक्ट पे कर रहा है ईसीओ। ओमनी बस बुक करी आपने, फिर यहां पे देखना पड़ेगा वो ओमनी बस का जो सप्लायर है, अगर वो कंपनी है तो ओमनी बस की कंपनी पे करेगी टैक्स, वो अदर देन कंपनी है तो ईसीओ पे करेगा टैक्स। फिर सुनो, ओमनी बस के अलावा कुछ और बुक करा तो ऑलवेज ईसीओ। ओमनी बस बुक करी, ओमनी बस वाला सप्लायर कंपनी है तो वही पे करेगा जीएसटी, वो अदर देन कंपनी है तो ईसीओ पे करेगा। यानी ये चार्ट आगे जाने वाला है। इस चार्ट में ना जो हमने बनाया था पैसेंजर वाला, देखो ये चार्ट कैसा बनेगा। यहां पे लिखोगे एनी व्हीकल अदर देन ओमनी बस, अदर देन ओमनी बस। फिर तो सिंपल है, लायबल हो ना हो ईसीओ। पर अगर ओमनी बस है, ओमनी बस बुक कर रहे हो तो दो केस, क्या सप्लायर एक कंपनी है? अगर हां तो सप्लायर, अदर देन कंपनी है तो ईसीओ। समझ आई अमेंडमेंट? यानी ईसीओ में दो अमेंडमेंट है, पैसेंजर में ओमनी बस वाली हो गई और स्विगी जोमेटो नया ऐड हुआ है। ये दोनों इंपॉर्टेंट इस बार के लिए। और देखो ना अमेंडमेंट कितनी छोटी छोटी है, अगर आप अभी तक पूरा देखो, एक्शन में क्लेम में 3 चीज जोड़ी है, डायरेक्टर ने खाली लिख दिया पर्सनल कैपेसिटी, यहां पे ओमनी बस जोड़ दिया, पर क्वेश्चन आ जाएगा पूरा 6 नंबर का उड़ के इसके ऊपर। क्लियर? खत्म रिवर्स चार्ज के अमेंडमेंट्स। बेसिक में थी नहीं कोई, सप्लाई में क्या ऐड हुआ? एक्शनेबल क्लेम्स, डेफिनेशन चेंज हो गई, सप्लाई की डेफिनेशन। फिर रिवर्स चार्ज में डायरेक्टर में चेंज हुआ, बिल्डर में चेंज नहीं है। गवर्नमेंट सर्विस में क्या जोड़ दिया? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। और अब कहां पे आ गए? रिवर्स चार्ज के अंदर। अब रहता है कॉम्पोजिशन, एक लाइन की अमेंडमेंट है पर ये अच्छी अमेंडमेंट है। सुनो चलते हैं कॉम्पो के ऊपर, 2 मिनट की अमेंडमेंट है तो बस। कॉम्पो लेगी, कॉम्पोजिशन, ये क्लियर है ओमनीबस वाली अमेंडमेंट? अब देख लो उन्होंने क्या बोला ओमनीबस के अंदर, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एन ओमनीबस। खाली इतना लिखा हो, कौन पे करेगा? ईसीओ। एक्सेप्ट जब वो बंदा कौन है? कंपनी। कंपनी है तो खुद, वरना ईसी। ठीक है, अच्छा एक बार ये पढ़ना जरा, ये पढ़ना एक बार, ये पढ़ना एक बार। क्लियर है पॉइंट? ये सबको क्लियर है? आप चलते हैं कॉम्पो के ऊपर, आ जाओ। कॉम्पोजिशन मैं थोड़ा आपको याद दिलाता हूं पहले। टोटल 3 सेक्शन इंपॉर्टेंट थे। एक था 10 का 1 जो कहता था गुड्स वाले आ सकते हैं, लास्ट टर्नओवर 1.5 करोड़ या फिर 75 लाख, फिर पे करेंगे टैक्स 1% या फिर 5%। 5 है ना? हाँ 5, 1% फॉर मैन्युफैक्चरर, 1 फॉर ट्रेडर, 5 फॉर रेस्टोरेंट केटरिंग। 10(2)A ये था अदर देन 1 के अलावा 50 लाख का टर्नओवर पे करते थे 6% के हिसाब से। और एक था 10 का 2 जो कहता था कंडीशंस। मैं आपको ले जा रहा हूं एक बार कंडीशंस के ऊपर, देखो। ये थी कंडीशंस। हमने कहा था अगर कंडीशन वायलेट कर दी
टर्नओवर चाहे ना क्रॉस करो 75 1.5 करोड़ 1.5 करोड़, हम बाहर कर देंगे कॉम्पो से। आपको कंडीशन क्या थी याद करो, एक तो पिछले साल स्टेट के टर्नओवर के 10% और 5 लाख विच एवरेज हायर से ज्यादा सर्विस दे दिया आपने, या फिर आपने नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर दी, या इंटर स्टेट गुड्स भेज दिए, या आइसक्रीम, पान से टोबैको और फ्लाई ऐश ब्रिक्स वो सब पॉइंट था, उसको मैन्युफैक्चर और आप ट्रेडर दिक्कत नहीं थी, या सामान भेज रहे हो आप किसी थ्रू ईसीओ के थ्रू, या फिर आप क्या हो सीटीपी या एनआरटीपी। हम आपको उसी टाइम कॉम्पो से बाहर कर रहे थे। अब यहां पे क्या हुआ, कुछ कॉम्पो वाले लोग गवर्नमेंट के पास गए, रिक्वेस्ट करी गवर्नमेंट से, हम आपको सब मानते हैं यहां पे, पर एक बात बताओ, अगर मैं सामान अमेजोन के थ्रू बेचूं आपको क्या दिक्कत है? गवर्नमेंट ने बोला दिक्कत है, अमेजोन आपका टीसीएस काटेगा, आपकी रीच पूरी इंडिया में हो जाएगी, तो आप कॉम्बो कहां रहे? पर वो बंदे से गवर्नमेंट से कह रहा है बात समझो, जस्ट बिकॉज मैं चला गया अमेजोन पे गारंटी मेरा सामान बेचने लग जाएगा? नहीं बिकेगा, खाली कस्टमर बेच तो बढ़ रहा है, बिक थोड़ी ना सामान रहा है। फिर आप कहते हो मेक इन इंडिया, कहां से मैं कॉम्पीट करूं बड़े ब्रांड के साथ? और इलेक्शन भी आ रहा था, गवर्नमेंट ने मान ली बात। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है भाई, इसे कर देते हैं कट, कॉम्पो वाला डीलर ईसीओ के थ्रू सामान बेच सकता है, कॉम्पो से बाहर नहीं करेंगे उसको। कॉम्पो वाला डीलर ईसीओ के थ्रू सामान बेच सकता है, कॉम्पो से बाहर नहीं करेंगे उसको। फिर सुन लो क्या बोल रहा हूं ध्यान से, कॉम्पो वाला डीलर ईसीओ के थ्रू सामान बेच सकता है। तुम सुन नहीं रहे हो बात को, मैं क्या बोल रहा हूं? कॉम्पो वाला डीलर यानी सर्विस वालों को भी अलाउड नहीं है, डीलर बोल रहा हूं। गुड्स बेचोगे तो कंडीशन में हो, सर्विस कर दी ना सप्लाई बाहर कॉम्पो से भाई साहब। यानी मैं अगर अपनी क्लासेस टेस्ट सीरीज पे या मेक माई डिलीवरी पे रजिस्टर कर दूं पोर्टल के ऊपर, और वो मेरा टीसीएस अगर काट ले जीएसटी वाला टीसीएस, मैं बाहर हूं कॉम्पो से, क्योंकि मैं सर्विस दे रहा हूं। यही अगर मैं पानी की बोतल लड्डू अमेजोन पे बेचने के लिए, मैं कॉम्पो में रह सकता हूं। ये गुड्स को अलाउ किया है, सर्विस को अलाउ नहीं किया है। सर्विस बेटा सर्विस है, हाँ। तो लिखो यहां पे, जरा लिखो अमेंडमेंट लिखो यहां पे, यहीं पे लिख देना, यहीं पे। नाउ a composition dealer can supply goods through an ECO who is required to collect tax at source, full stop, next line. He can still be in composition scheme. He can still be in composition scheme until he breaches the turnover limit. Until he breaches the turnover limit जो होती है 75 लाख 1.5 करोड़ की, और any other conditions of 10(2) or any other conditions of 10 subsection 2। लिखा? अब इसी के नीचे लिखो however a composition supplier cannot supply any services through ECO, करेगा तो क्या होगा, कॉम्पोजिशन हट जाएगा। यहां भी बन सकता है एमसीक्यू, डीलर को अलाउड है, सर्विस वालों को नॉट अलाउड। क्लियर हो गया पॉइंट अच्छे से? ठीक है, कॉम्पो भी खत्म हो गया हमारा। क्लियर? परसों तक आपको रिवाइज करके आने हैं अमेंडमेंट्स के लिए। लिख लो टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, एग्जाम्पशंस। एग्जाम्पशन में एक्चुअली कोई नया पॉइंट नहीं है, ये रेलवे वाला ही पॉइंट है। तो अगर एग्जाम्पशन पूरा रिवाइज ना कर पाओ तो सिर्फ गवर्नमेंट वाला रिवाइज कर लेना, गवर्नमेंट वाला एक सेक्टर बोल रहा हूं, गवर्नमेंट सेक्टर बोल रहा हूं बस। और हो सकता है मैं परसों अमेंडमेंट ना करा पाऊं, हमारा बड़ा चैप्टर है कैपिटल गेन्स का, तो हम कब कराएंगे?
फ्राइडे को, इट डिपेंड्स कब करेंगे, पर रिवाइज करके रखना, क्या पता परसों कर लें, इट ऑल डिपेंड्स। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।